बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल और मौशी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई गुमगू की कैफियत का शिकार है। इंतहाई नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजरा है। IMF के साथ मुआहदा तो हो गया, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत 9 माह में पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे और कहा यह जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इसको एक खुशगवार हवा का झोंका करार दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ आवाम के लिए महंगाई का एक नया सुनामी भी तैयार है। नए टैक्सेस आयद होंगे तो डेफिनेटली आवाम के लिए महंगाई में भी इजाफा होगा। दूसरी जानिब अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें तो जब शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए गवर्नर हाउस लाहौर में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IMF मुआहदे के हवाले से उन्होंने बताया, तो इसके साथ साथ उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि मुद्दत मुकम्मल होने पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये तहलील हो जाएगी, हुकूमत छोड़ देंगे और उसके बाद निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आएगा। इलेक्शन के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन करना, करवाना, इसका ऐलान करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, चूँकि जो इलेक्शन तरमीमी बिल है उसमें तमाम तर इख्तियारात अब इलेक्शन कमीशन के पास हैं, उसे सौंप दिए गए हैं, दे दिए गए हैं, तो ये अब इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरी जानिब दुबई में सियासी बैठक लगी। सबसे पहले तो बड़ा अलमिया तो यही है कि पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसले कभी लंदन में किए जा रहे हैं, कभी वो दुबई में किए जा रहे हैं, कभी लंदन प्लान सामने आता है तो अब ये दुबई में ये तमाम तर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो बहरहाल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ वहाँ पर मिल बैठे, उन्होंने मुलाकात की है, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है, निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से भी बात हुई है। अब कुछ ज़राए से ये ख़बरें भी आ रही हैं कि शायद कुछ इख्तलाफ भी सामने आया है इस मौके पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। वो इख्तलाफ क्या है कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि जो इलेक्शंस हैं वो मुकर्ररा वक्त पर हों अक्टूबर में, जबकि मिले जुले इशारे नून लीग की जानिब से सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि नून लीग इस सिलसिले में क्या फ़ैसले करती है, लेकिन बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब ने एक हफ़्ता अपना क़याम UAE में बढ़ा दिया है। इस दौरान वो कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, दीगर अहम शख्सियात हैं जिनसे उनकी मुलाकातें होंगी और सियासी और माशी सूरत हाल पर जो है वो बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें फ़ौजी अदालतों के हवाले से, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए थे कि उम्मीद करते हैं कि जब तक इस केस की कार्रवाई चल रही है तब तक ट्रायल फ़ौजी अदालतों में रोक दिया जाएगा। लेकिन उसी दिन DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि 102 शरपसंदों के खिलाफ ट्रायल जो है वो जारी रहेगा। लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में भी कुछ कानूनी तकाज़े हैं जो कि पूरे किए जाने हैं और उसके बाद ये ट्रायल का अमल बाकायदा तौर पर शुरू होगा। इन्हीं तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आज प्रोग्राम में, मैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सलमान साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। इलेक्शंस के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से इनसे हम बात करेंगे। कमर दिलशाद साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान आबिद साहब, पहले कुछ सियासी सूरत हाल पर मैं आपका तज्ज़िया जो है वो लेना चाहूँगा। इस वक्त जो दुबई में मुलाकातों का सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कि कई अहम फैसले भी मुतवक्के हैं, खुसूसन जो निगरान हुकूमत का क़याम है उसके हवाले से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है IMF का ये डील होने के बाद, स्टैंड बाय एग्रीमेंट होने के बाद, क्या आप देख रहे हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो जाएंगे? असूली तौर पे तो इलेक्शन जो है अपने मुकर्ररा वक्त पे होने चाहिए। आईनी तकाजा भी है, सियासी तकाजा भी है और इंतजामी तकाजा भी है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज हर वक्त मुमकिन हो सकती है। यहाँ तो 9-9 10-10 साल इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन ये मुल्क इसी तरह से चलता रहा है। अभी भी 14 मई को जो इंतखाबात होने थे वो अदालती फैसलों के बावजूद उन पर अमल दरामद नहीं हो सका, 2 सूबों के इंतखाबात के हवाले से। अब भी इलेक्शन के हवाले से 2 आरा पाई जाती है। एक ये कि जी हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है, अपने मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन होंगे, और दूसरी बहुत से सियासी पंडित कह रहे हैं कि हुकूमत शायद इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, तो मार्च 2024 में इलेक्शन करवाना चाहती है या उससे आगे जाना चाहती है। तो अभी तो एक एम्बिग्युइटी है और डाउट है और लगता यह कि भी है, ना सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बल्कि साथ साथ ये भी एक मसला कि PTI का अरेंजमेंट क्या होगा।
पीटीआई के साथ क्या सलूक रखा जाएगा, क्या वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, क्या साहब को नाहिल किया जाएगा, क्या उनको नजरबंद किया जाएगा, क्या उनकी पार्टी आजादाना बुनियाद पर इंतखाबात ले सकेगी, सवाल भी तय होना बाकी है। तो मेरा ख्याल है कि अभी इलेक्शन के बारे में डाउट्स बहुत है। लेकिन सलमान साहब, जो ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मौशी एमरजेंसी का नफाज हो सकता है चूंकि मौशी तौर पर पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है, लेकिन अब तो खैर जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो टल चुका, IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, तो अब तो इस तरह की कोई जो है वो चीज़ नहीं है कि जो रुकावट बन सके इलेक्शन में। देखिए, पाकिस्तानियों की खूबी है कि ये हालात पैदा भी करते हैं, वाकयात बनाते भी। और अगर आपने इलेक्शन को इंतवा करना है तो उसके 100 तरीके भी ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर मुझे लगता ही है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन से इनराफ है और मामला को आगे बढ़ाया जाता है तो उससे पाकिस्तान का सियासी क्राइसिस और इकोनॉमी का क्राइसिस भी बढ़ेगा, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी नहीं आई, इससे टकराव और महाजराई सियासत और आगे जाएगी। और ये भी देखना है होने जा रहा है, क्या ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तहत इलेक्शन हो रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं है, यानी कुछ हलकों में उनको कबूल नहीं किया जा रहा, इस वजह से उनको इलेक्शन के सीन से बाहर निकालना है या उनको लंगड़ा लूला बनाकर जो है वो इलेक्शन के मैदान में उतारना है। तो अभी तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर काफी चीजें पॉलिटिकली सेटल होंगी। जहां तक पीपल्स पार्टी और PMLN का दुबई के अपने मामला तय करना है, ये दो जमातें तो बहुत से मामला तय कर सकती हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि बहुत से फैसले जो हैं वो जहां दुबई में तय होने हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी बहुत से लोगों को कुछ तय करना है। तो लेट्स सी के देखें किस तरह से शुरू है। लेकिन इलेक्शन के बारे में जो डाउट्स पैदा किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। ठीक है, कंवर दिलशाद साहब से इस बारे में राय जान लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब, क्या ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि कुछ मखसूस हालात में एक तवील इंटरम सेटअप जो है वो आ सकता है, क्योंकि अब तो इख्तियारात भी तमाम तरह इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद। कंवर दिलशाद साहब, बात बड़ा ऐसी नजर नहीं आ रही। सबसे पहली बात यह कि आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ बनाएं। उन्होंने चंद रोज पहले इन्होंने पाकिस्तान में तमाम रिटर्निंग की लिस्टें मंगवा ली, उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है, चंद दिनों में उनका नोटिफिकेशन होगा। ये तमाम पूरे पाकिस्तान में यानी 580 रिटर्निंग ऑफिसर में सूबाई असम्बली, चारों सूबाई असम्बली के लिए का तकर्रुर किया जा रहा है। 270 जो है, 266 जो है वो कौमी असम्बली के रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो गया। प्रेजाइडिंग ऑफिसरों का अमला तकरीबन 13-14 लाख है, उसकी लिस्टें बन रही है। नंबर 2, अब आप आगे आइए। आज बड़ा अहम फैसला किया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कि भाई उन्होंने तमाम सियासी जमातों से कहा है कि आप अपने इलेक्शन सिंबल के लिए आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को 19 जुलाई तक अपनी दरख्वास्तें जमा दें। ये हमारा जो इलेक्शन एक्ट है 216 उसकी रिक्वायरमेंट है। उसमें लिखा होता है कि जब भी आप इलेक्शन होंगे तो आप तमाम सियासतों से असर नौ जो है वो सिंबल के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। लेकिन जिन जमात पहले लेकिन कंवर दिलशाद साहब, ये तमाम तर तैयारियां तो उस वक्त भी की गई थी, बल्कि शुरू कर दी गई थी जब ये 14 मई की डेट अनाउंस की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी तैयारियां तो हम कर रहे हैं, तो उस वक्त भी ये तैयारियां चल रही थी। आप सुप्रीम कोर्ट के मामलों को भूल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मामला क्लोज हो चुका है, खत्म हो गया है। अब नए सिरे पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 14 मई को इंतखाब कराएंगे, वो नजरसानी की तरह के बाद वो मामला डेफर हो गया और अब इसके बाद 14 जून भी गुजर गया, 14 जुलाई है। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले आप बनाते हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं। अगर पाकिस्तान को पार्लियामेंट ने इख्तियार दे दिया है कि इलेक्शन की डेट आप मुकर्रर करेंगे, तारीख मुकर्रर आपने करनी है, किसी इदारे ने आपके मामले मुताबिक नहीं करनी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म हो चुका है। अब आप आगे आइए। आप जब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सिंबल तलब कर ली है, बहुत बड़ा अहम मामला किया है। तमाम सियासी जमातों को गौर करना चाहिए कि वो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो दरख्वास्तें देंगी, सिंबल जारी किया जाएगा। वो आर्टिकल सेक्शन 216 के तहत और फिर 215 के तहत जायजा लिया जाएगा कि आया जिन पार्टी ने सिंबल की दरख्वास्त की है या वो सेक्शन 204, 209 और 210 की जरूरत नहीं आ रही, वो सब गौर खोज किया जाएगा। तकरीबन 1-1.5 महीना इस पे लग जाएगा।
इसके बाद अगस्त आ जाएगा। अगस्त में जैसे कि 12 अगस्त को असेंबली जो है वो तहरीर हो जाएगी, कौमी असेंबली और दोनों सूबाई असेंबली सिंध और बलूचिस्तान इसके इलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप देखो इतनी बड़ा तैयारियां हो रही हैं, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट हो रही है, पर अब इलेक्शन का अमला 15 लाख चाहिए, उसकी तैयारियां मुकम्मल हो रही है, सिंबल तलब कर लिए गए हैं, सारे तय हो रहे हैं। हमारी नजर में, बाद की नजर में हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन जो है ठीक है, इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब से इस बारे में ज़रा कानूनी राय जान लेते हैं। ठीक है, बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, मौशी लिहाज से देखा जाए या सियासी लिहाज से देखा जाए, क्या कोई ऐसी प्रोविज़न मौजूद है कि एक तवील इंटरम सेटअप जो है वो लाया जा सके और पूरी पावर्स के साथ, जिस तरह से अगर तवील लेकर चलना है तो डेफिनेटली जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा, जो केयर टेकर पीएम होगा, उसको पावर्स भी चाहिए फैसले करने के हवाले से। तो क्या कोई ऐसी प्रोविज़न मौजूद है कि इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जा सके अगर इसको तवील लेकर चलना है तो? आपने आइन और कानून के साथ ये मजाक करना है जी, तो आपको तो कोई नहीं रोक सकता। इस मुल्क में क्या क्या कदगन मचाई गई है और आज से नहीं मचाई गई, पिछले 75 साल से मचाई गई है। तो आपने एक तो ये फैसला करना है। मैं ज़रा बातें एक एक करके आपसे करता हूँ। इलेक्शन कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है टू कंडक्ट इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त देता है बशर्ते कि वो किसी का एहलकार बन के काम ना करे। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, उसके पास सारा मैंडेट है। वो अगर चाहें तो उनके पास पूरी पावर है इलेक्शन कंडक्ट करने की। अगर वो किसी के नौकर बन के काम करना चाहते हैं तो ये उनका अपना कंडक्ट है। दूसरी बात ये है कि आपने अगर इलेक्शन कंडक्ट करने हैं और एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को जिच कर देना है और उसको पार्टिसिपेट और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना, तो आप ये इलेक्शन का ड्रामा बिल्कुल ना रचाएं। इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं करना। और ये जिस तरह और बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं ना, इससे बड़ी कदगन आप पाकिस्तान के अवाम के साथ कर नहीं सकते। तो आपने एक तो ये डिसाइड करना है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है या नहीं। और अगर आपने इलेक्शन कराने हैं, देखिए इलेक्शन कराने का मकसद ये है कि अगर आपने लोगों को चांस देना है टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, अगर उनको चांस ही नहीं मिल रहा, एक पॉपुलर पार्टी है उसको आप उठने नहीं दे रहे, उनके लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हैं और आप एक चांस भी नहीं दे रहे उनको टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, तो ये इलेक्शन का ढोंग किसी ने एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, जहां तक ताल्लुक है प्रोविजन निकालने का, तो मेरे भाई में इस मुल्क में प्रोविजन निकालने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर है कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 और ऑर्डर दिए। लेकिन सर उसके बाद फिर ये तरमीमी बिल भी तो आ गया ना, अमेंडमेंट बिल जो है वो बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया और अब तो तमाम तर इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं। मेरे भाई ज़ीशान, इलेक्शन कमीशन के पास ये मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन का था। किसी सिंपल लेजिस्लेशन से वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट अंडरमाइन नहीं हो सकता। जो ओरिजिनल आपके पास मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल लेजिस्लेशन वाला कानून आपने पास करके मतलब आप सुनने की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन इस्तेकाक दे रहा है, आइन मैंडेट दे रहा है कि आप इलेक्शन कंडक्ट करें। उसके बाद आप सिंपल 370 की पार्लियामेंट में 70 बंदे कानून पास करके आप इलेक्शन कमीशन को मैंडेट दे रहे हैं। इससे जोक, आप लोगों के साथ मजाक ना करें। आपने अगर इलेक्शन कराने हैं तो आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। जो आपकी अगर नीयत नहीं है तो ये लोगों के साथ ड्रामा ना खेलें कि जी हम कल, इस मुल्क में इनको क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की? इनको किसी चीज की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट को और पूरे जुडिशल सिस्टम को, ज़ीशान में वकील हूं, मुझे बड़ी आज ख्वाहिश है कि मैं आसमा जहांगीर से पूछता कि जब ज़ियाउल हक के ज़माने में आप अदालतों में पेश हो रही थी तो आपके साथ आपका मूड कैसा था, अदालतों का मूड कैसा था? हम तो इस दफ़ा तो अभी तो इस मुल्क में जुडिशल सिस्टम पूरा मफलूज हो चुका है। जब जुडिशल सिस्टम मफलूज हो चुका है तो कहाँ का इलेक्शन, कहाँ का इलेक्शन कमीशन और कहाँ का ये मजाक? आपने इस मुल्क में आइन और कानून को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अदालतें डायरेक्ट ऑर्डर लेके बैठी हुई हैं और अदालतें भी कुछ नहीं शो कर रही।
वो कम से कम एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर दें। क्या अदालतों का जोर सिर्फ वकीलों पे चलता है? तो ये मसला है। अगर आपने इसको आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट करने हैं तो सो बिस्मिल्लाह, अदरवाइज ये मजाक बिल्कुल ना करें किसी के साथ। आपके पास 600 रास्ते हैं निकालने के, और आई एम श्योर आपके पास एडवाइजर भी ऐसे हैं जो आपको कहेंगे सर हम आपको रास्ता देते हैं, आप ये इंटरम सेटअप को 50 साल के लिए आगे ले जाएं। सही, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। यही पॉइंट जो है मैं वो कमर दिलशाद साहब के सामने रखना चाहूँगा। आपकी जानिब मैं वापस आता हूँ बैरिस्टर साहब। कमर दिलशाद साहब, अब बात आपने सुनी बैरिस्टर साहब की, ये जो इलेक्शन तरमीमी बिल है, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियारात मौजूद थे, लामहदूद इख्तियारात थे, फिर उसके बाद ये इलेक्शन तरमीमी बिल का मंजूर करवाना और ये कहना कि जी अब जो है वो इलेक्शन अनाउंस करना, इलेक्शन करवाना, ये तमाम तरह अथॉरिटीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं। इस पर आप क्या सर राय देंगे? देखिए जी, बात दुरुस्त फरमाई है दोस्तों, क्या आईनी और कानूनी हवाले से ही बात कर रहे हैं कि अब जो सामने सूरत में आ गई है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अदालतों ने यरमगाल बनाए। इन अदालतों ने इलेक्शन कमीशन की तमाम मामला को हर मामले में हुक्म बनाई। जब भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोई स्टेप लिया, कदम उठाया, उसी वक्त स्टे ऑर्डर। इसी तरह से जब भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब खुद उन्होंने अपना एक फैसला दिया 22 मार्च को कि जनाब 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के हुक्म नाकाबिल करार देकर खुद आज सरे नो डेट मुकर्रर कर दिया और पूरा शेड्यूल भी दे दिया। काते नामजदगी कैसे वसूल की जाएंगी, अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। साहब, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान, स्पेशली मैं बात करूँ अगर जो 14 मई का फैसला आया था उससे पहले जो चीज़ें होती रही हैं, उससे तासुर शायद लोगों के जहनों में ये गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी के कहने पर इस तरह की काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा। इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, इनका तो सवाल है ही नहीं। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब एक तमाम स्टेक होल्डरों को साथ लेके चलना होता है, खुद फैसले करते हुए स्टेट देखना होता है, रियासत को देखना होता है। जब रियासत के नुमाइंदों ने कहा कि हम आपको 3.5 लाख के एहकार नहीं दे सकते, वजारत खजाना ये कहा नहीं दे सकती कि मामला ऐसा हो गया जिसकी बना पर इलेक्शन में पाकिस्तान ने लामहदूद 8 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। वो उनके पास इख्तियारात थे, सेक्शन 58 इख्तियारात दिए गए हैं। मैं आप 58 को नया बना रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि जो ओरिजिनल इलेक्शन एक्ट है, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 का सेक्शन 11A देख लें, ये 1976 में बना था, जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नामजद आदमी इलेक्शन की डेट जो है वो तब्दील कर सकता है। ये 1976 का कानून था, वो इसको शामिल उन्होंने कर दिया 58 में। उनको दुरुस्त फरमाया, इख्तियारात उनके पास थे, उसके मुताबिक बेनजीर का वाकया पेश आया। 8 जनवरी की बजाय 18 फरवरी को इंतखाबात की खुद नोटिस दिया इलेक्शन पाकिस्तान, और मेरे दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि हमने 18 फरवरी को इलेक्शन करवा दिया। चंद महीनों के आगे पीछे डेटें हमेशा माजी में होते रही, उसी पर इलेक्शन पाकिस्तान ने डेट आगे कर दी 8 अक्टूबर को। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आके 14 मई की डेट देता था, मामला और उलझा दिया। अब इलेक्शन में पाकिस्तान नजर सानी की दरखास्त जमा कराई, उसमें चैलेंज किया इलेक्शन में पाकिस्तान ने कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मामले में मुदाखलत क्यों की, पहले हमें इसका जवाब दिया आप। तो ये अब इलेक्शन कमीशन की तरफ नजर सानी की है, अभी ज़ेरे समाअत है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। सलमान आबिद साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है इस तमाम तर मामले के हवाले से, खुसूसन ये जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं जिन पर अभी ये बहस हो रही है? देखिए, पहली बात तो यह, पाकिस्तान में जितने भी आम इंतखाबात हुए हैं वो किसी ना किसी शक्ल में मुतनज़ हुए हैं, और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का किरदार भी किसी शक्ल में मुतनाज़ा रहा है। काश पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार और शफाफ और आज़ादाना होता। अनफॉर्चुनेटली वो सियासी कुव्वतों के हाथों मुख्तलिफ औकात कार में इस्तेमाल होता है। अब भी इस वक्त इलेक्शन के जो मामलात हैं उस पर कई तरह के सवालिया निशान है, और इलेक्शन कमीशन ने बिहेव किया है उसके ऊपर भी बहुत सा क्रिटिसिज्म मौजूद है, लीगल एक्सपर्ट्स का भी, सियासी लोगों का भी मौजूद है। लेकिन सवाल मेरा ये है, जो बात अभी बैरिस्टर साहब ने उठाई है, कि अगर मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है?
अभी मुहिम चलाने की इलेक्शन कमीशन इजाजत देगा? कि किसने फैसला करना है कि जो इस वक्त पाकिस्तान हो रहा है उसमें कैसे आजादाना, शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है इनेकाद हो सकेगा? अभी तो दुबई में बैठ के मामला तय हो रहे हैं कि इसने वजीर आजम बनना है। सलमान साहब, ये फैसला तो अब करना है ना, ये फैसला तो शायद सियासी तौर पर होना है ना कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। अगर सियासी तौर पर जो है उसको कलअदम करने का फैसला किया गया तो इलेक्शन कमीशन इस पर काम करेगा अपना? नहीं, मतलब ये है कि जो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो मरियम नवाज कहा करती थी कि इंतखाब में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, अब लगता यह है कि सारी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएम में आके रख दी गई है। एक पार्टी के लिए तो अब इस वक्त सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। इसलिए मैं इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ गैर मामलात के अंदर अपना रोल दिखाना होगा, शो करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन बहुत से मामलात में सियासी समझौतों का शिकार हो जाता है और ये मैं नहीं कह रहा, आप जितने भी जय्यद किस्म के सियासी हैं उनकी किताबें उठा के देख ले और वो इलेक्शन जो हमारी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान उसके बारे में क्या कहते हैं और इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में क्या कहते हैं। बहुत से सवाल, और ये मसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है, हमारे जो इस वक्त सियासी हुक्मरान होते हैं चाहे वो माजी के हैं, हमने कभी भी इदारों को खुद मुख्तार नहीं बनाया, हमने कभी भी दफात नहीं बनाया। हम तो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इदारों को चलाना चाहते हैं, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इदारों के सरबराहान को लाते हैं और उनसे अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश करते हैं ना। इसी वजह से हमारी रिवायत है, इलेक्शन जीत जाता है वो कहता है इलेक्शन शफाफ हुआ है, जो हार जाता है वो अपनी शिकस्त तस्वीर इलेक्शन कमीशन के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट पे और बाकी लोगों पे इल्जाम लगाता है। तो अभी चीजें रीविजिट होनी है, रीअरेंज होना है और देखते हैं कि इलेक्शन का मामला कैसे आ गया। अब एक डेट दी थी उन्होंने 8 अक्टूबर की, जैसे भी कमर दिलशाद साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन ने, अब यहाँ तो नवंबर की बातें हो रही हैं। ये नवंबर की बातें कौन कर रहा है? ये हुक्मरानों के पास किसका हक है? अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है तो फिर 8 अक्टूबर डेट अनाउंस की थी ना, इलेक्शन करवाते। अब नवंबर की डेटें कौन दे रहा है? ये मार्च 2024 की डेटें दे रहा है। कौन कह रहा है कि जनाब ये केयरटेकर गवर्नमेंट जो है ये 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा? ये कौन लोग ये बातें कर रहे हैं? और इसके ऊपर फिर किस तरीके से अगर हम चलाएंगे इस मामला को तो कैसे चलेगा? तो इसलिए मेरे नजदीक तो अभी बहुत से सवाल निशान है तमाम इदारों के बारे में, चाहे वो हुकूमत है, अपोजिशन है और इलेक्शन कमीशन है। देखेंगे कितनी बड़ी ये क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करते हैं इस इलेक्शन के बारे में। जी हाँ, सवालात बहुत से उठते हैं और जिस तरह से अभी मुख्तलिफ मुलाकातों का सिलसिला जारी है इस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि इसका आउटकम क्या होगा। और उसके बाद मैं कुछ बात करना चाहूँगा मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसमें क्या कानूनी मुशगाफियाँ हैं और कानूनी लिहाज से ये मामला किस तरफ जाएगा, इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ये फरमाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फ़ौजी अदालतों का मामला ज़ेर समाअत है और वहाँ पर दलाइल भी दिए जा रहे हैं। इस उम्मीद का इजहार किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती तब तक जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में वो रोक दिया जाएगा, लेकिन उस पर वाज़ेह स्टांस जो है वो आ गया तर्जुमान पाक फ़ौज का। अब ये फरमाइएगा कि कुछ कानूनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसको कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पूरी करना पड़ती हैं। आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? जो 102 लोगों का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में चल रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का उनसर भी जो है वो सामने आया, इस पर चीज़ें जो है वो सामने आई जिसको पूरी तरह से रद्द कर दिया तर्जुमान पाक फ़ौज ने। तो इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं अभी? देखें, ये फौजी अदालतों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली जो आर्मी एक्ट है 1952 का, उसके तहत कुछ सिविलियंस को आप कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। तो देखें, ये इस कानून का मकसद ये था कि फ़ौज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिसिप्लिन की पाबंदी कराई जाए ताकि वो फ़ौज का जो डिसिप्लिन है उसकी वायलेशन ना करें। तो ये इसकी इंटेंशन ये थी ना इस कानून की कि फ़ौज के अंदर नज़म रहे, फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन रहे। अब 1967 में उसमें यह भी प्रोविज़न डाली गई कि जो लोग सिविलियंस हैं उनको भी आप कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोविज़न ये थी कि वो लोग जो फ़ौज के इदारों के साथ काम कर रहे थे,
ये कोई किसी जगह बात नहीं हुई। जहां तक ताल्लुक है कि जी ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैटर इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी। और ये उसका क्रक्स, एक दिन क्रक्स पे बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में 1952 के तहत, आर्मी एक्ट के तहत आप सिविलियंस को कोर्ट मार्शल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरे दिन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है कि जनाब आप जो भी फैसला करें सर आंखों पे, हम अपनी मर्जी से ये काम करेंगे। तो दिस वाज द डायरेक्ट रिस्पांस टू सुप्रीम कोर्ट कि जी आप जो भी बात करें, हमने 102 बशीर बंदों का साहब, तो क्या ट्रायल कानून हमने में कोई ऐसा उसी- रास्ता मौजूद है इस एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत जो है वो सिविलियन अदालत में करने का, क्या कोई तरीकाकार मौजूद है? देखें ना मेरे भाई, सिविलियन अदालतों में ही तो होता है ना। आपने उसको इस कानून के तहत दहशतगर्दी की अदालतें कायम हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन पे हमला हुआ है तो उसके लिए दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। इशू ये नहीं है, मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, कोई और इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं कर सकता कि ये मैटर आम सिविलियन अदालतों में जाएगा या मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जाएगा। इसका मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पेंडिंग है एट द मोमेंट, और मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के बड़ी मोदबाना सी गुजारिश है कि दे कुड हैव एक्सटेंडेड ए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कि जी हम इसकी पेंडिंग जो लिटिगेशन है उसके पहले हम एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे देते हैं कि इसको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, चलें ये भी सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि उन्होंने सिर्फ नोटिस कर दिया। मकसद क्या है? इंटरप्रिटेशन का मैंडेट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पेंडिंग है। जहां तक ताल्लुक है, लेट्स अज्यूम सुप्रीम कोर्ट को आपको कह देती है कि ये सिचुएशन अराइज हुई है, स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला हुआ है और उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। दूसरा, खोसा साहब की 2017 की एक जजमेंट है जिसमें टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, टेररिस्ट को डिफाइन किया गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रही है तो खुदारा सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दें और उसको बताएं, अपना प्रोविजन पेश करें, अपना नुक्ता नजर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट एक कलेक्टिव विजडम के साथ इस चीज को खत्म करे। डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने करना है ठीक कि ये मैटर सिविलियन कोर्ट में जाएगा, जी, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में जाएगा या मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। ठीक है। ये आपका मैंडेट नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है वो फैसला मामले को ठीक हो गया। सलमान आबिद साहब, गुज़श्ता दौर में भी 25 अफराद के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी और उस पर खासे तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए थे। अब जो सियासी जमातें हैं, PDM हो गई या दीगर जो है वो सियासी जमातें हो गई, वो इस पर लॉजिक ये देती हैं कि जी गुज़श्ता दौर में भी तो ये चीज़ें चलती रही हैं, अब अगर इस तरह से हो रहा है तो अब क्यों ये कहते हैं कि जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये लॉजिक, आपका मौक़िफ़ क्या है इस पर? देखिए, पहली बात बैरिस्टर साहब ने ठीक बात की है कि जब ये केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है तो लेट्स कोर्ट विल डिसाइड कि क्या वो करना चाहती है कि फौजी अदालत, फौजी ट्रायल होना चाहिए या इनके मुकदमात जो हैं, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोग हैं, इन कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए। एक बात। जहां तक मेरी अपनी राय का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि 9 वाक़यात बड़े गैर मामूली किस्म के थे और ये नहीं होने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से ये वाक़यात हुए उससे हमारे पाकिस्तान का जो उस पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा और ये PTI ने कहाँ मिसकैलकुलेट किया, कहाँ हुई, ये सब सवालात भी अपनी जगह पर अहम हैं और कहाँ इंतजामिया से जो है ना कुछ चीज़ें कोताही हुई है, वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है और हमें नजर आता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर इन मामलात को पहले सिविलियन कोर्ट के अंदर चलाया जाता तो शायद बात आगे चल सकती थी। लेकिन जैसे ही आपने इनको कहा कि हमने इनके मुकदमे मिलिट्री कोर्ट में चलने हैं, तो अब मिलिट्री कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल डिवीजन तो मौजूद है ना। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्या कह रही है, पंजाब बार काउंसिल क्या कह रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल क्या कह रही है, बाकी अदालतें क्या कह रही हैं, लीगल एक्सपर्ट्स जो है वो क्या कह रहे हैं, और इसी तरह से पॉलिटिकल लोग जो हैं, मतलब पीपल्स पार्टी में रजा रब्बानी जैसे पार्लियामेंटेरियन है वो भी ये कर रहे हैं, नैयर बुखारी साहब हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, इसी तरह से और भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इनके मुकदमात नहीं चलने चाहिए। लेकिन अब मसला ये है ना कि ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं होगा,
हम में से बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस है उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए, और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, सिविलियन कोर्ट में चलना चाहिए। तो अब हमारे पास जो अथॉरिटी है वो तो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ही है ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। लेकिन अब हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पहले हम अपने फैसले सुना रहे हैं, वो सियासी फैसले भी सुना रहे हैं। यानी राणा सनाउल्लाह साहब बरमला कहते हैं कि अगर अदालत कोई फैसला करेगी तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, या इस तरह से और बाकी लोग कह रहे हैं। तो ये एक इस वक्त एक रियासती टकराव सा भी हमारे नजदीक बन रहा है, जो इदारों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, जो अच्छा अमल नहीं है। इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के साथ साथ खुद इदारों होंगे, और इदारों की कमजोरी के कई पहलू हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जो फैसला कर सकती है उसको ये फैसला कर देना चाहिए, ताकि ये इबहम खत्म हो जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट का आ जाए तो फिर वो हर एक को मनोन तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बड़ी अदालत तो इस वक्त वही है ना जी, यहाँ पर पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर। तो मुझे और पे लगता है कि शायद ये मिलिट्री कोर्ट वाला जो मामला ये आगे ना बढ़ सके, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कुछ और फैसला भी दे सकती है। सलमान अबे साहब, अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया राना सनाउल्लाह के हवाले से, उन्होंने जो बयान दिया, आप समझते हैं कि इंटेंशनली ये डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की जा रही है इवन इन जुडिशरी? एक जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और दूसरी जानिब हमने देखा कि जस्टिस काजी फाजीसा जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इस हवाले से खासे जो है वो हुकूमत की जानिब से भी बयानात आते हैं। तो इंटेंशनली ये कोशिश कर रहे हैं कि एक डिवीज़न पैदा की जाए, लोगों के जहनों में ये तासुर दिया जाए, जो फैसले आ रहे हैं उनको नहीं मानना। जस्टिस काजी फाज ईसा को जो है वो बुला लिया जाता है, जो कौमी असम्बली का जो इजलास होता है, पार्लियामेंट का इजलास होता है, तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त जुडिशरी जो है वो खुद अपने अंदर से भी तकसीम है, और उसका नुकसान हम देख पूरी जुडिशरी के ऊपर आया हुआ है, इंसाफ के निज़ाम के अंदर आया हुआ है। उसमें चाहे वो ये चाहे वो दूसरा ग्रुप है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन तो नजर आती है कि उनके अंदर डिवीजन मौजूद है। लेकिन इनको उभारने में, इस डिवीजन को क्रिएट करने में माशाल्लाह हुकूमत ने भी बड़ा शानदार रोल प्ले किया, और पार्लियामेंट में बैठ के जिस अंदाज से तकरीरें की जाती हैं, और मुस्लिम लीग नून के खास तौर पे लोगों ने जिस तरह से तकरीरें की हैं, या फजलुर रहमान ने जिस अंदाज से तकरीरें की हैं, इसका मतलब भी ये था कि वो जो पहले से मौजूद तकसीम है उस तकसीम को और गहरा कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इससे ज्यादा संगीन मजाक पाकिस्तानी अदालतों के निज़ाम का कुछ नहीं हो सकता कि जब हुकूमत पार्लियामेंट में खड़े होकर, या कैबिनेट जो है, वज़ीरा जो है वो खड़े होकर ये बात का ऐलान कर दे कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देगा तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इससे ज्यादा लाकून और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है किसी के हक में आए और किसी के खिलाफ, अदालती फैसला है ना, और अदालती फैसले को तो मनोन मानना, तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे आपको दिल से भूलो, लेकिन एक फैसला है। लेकिन अगर उससे पहले हम अदालतों पे दबाव डाल रहे हैं, और ये अगर आप ऐसा कोई फैसला सुनाएंगे जो हमारे खिलाफ होगा या हमारी मर्जी के बगैर होगा, आपके फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। मैं तो हैरान हूं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है इन तमाम वुज़रा की बड़े तहम्मुल से सुन रहा है, और कहीं किसी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो लग रही कि भाई आप इस तरीके से अदालतों के फैसलों के ऊपर पहले से ये जजमेंट दे रहे हैं कि हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई, मैंने इसीलिए कहा है कि ये सियासी लड़ाई कम है, सियासी लड़ाई के साथ साथ ये इदारों के दरमियान जो लड़ाई पैदा होगी है, इससे पाकिस्तान का रियासती निज़ाम और ज्यादा कमजोर होगा। ठीक, कंवर दिल शाह साहब, ये जो इदारों के दरमियान लड़ाई की भी बात की सलमान आबिद साहब ने, कुछ इसी किस्म का जो है वो परसेप्शन आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर जो है वो ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, मुख्तलिफ जो सियासी, बल्कि PTI ने जो है वो किया था। उसके अलावा फिर ये कहा गया कि जी वो बाकायदा तौर पर एक फ़रीक का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस तरह का तासुर इलेक्शन कमीशन में आना, आपको लगता है कि जो इलेक्शंस होंगे फिर वो साफ़ और शफाफ कंडक्ट हो सकेंगे, या लोगों के जहनों में इस चीज़ को लेकर जाना कि ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, इसमें कामयाबी हो पाएगी? ज़ाहिर है कि अच्छी आपके बड़ी जो हमारे दोस्त हज़रात जो टीवी टॉक्स करते हैं, ये एक जमहूरियत की खिदमत कर, स्टेट की खिदमत भी कर रहे हैं और इदारों को बेहतसाब भी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी डिबेट, किसी को माइंड हम नहीं करते, माइंड करना भी नहीं चाहिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। तो इदारों को अपना खुद साफ करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी अपना एहतसाब करे और सुप्रीम पाकिस्तान भी अपना एहतसाब करे, और वन मैन शो का चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। पहली होती है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बना हुआ है ये खुद ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है, या अफरीदी ने जो अपना नोट लिखवाया, आप डाल का इदारिया पढ़ लें, कितना शानदार लिखा है और दुरुस्त वाक़ा है, या अफरीदी साहब ने जनाब अभी फुल कोड बनाए। तो जो आप जस्टिस फाइज ईसा को छोड़ रहे हैं,
जब इनके अपना बेंच का मेंबर कह रहे हैं कि जनाब फुल कोर्ट बनाएं, तो फुल कोर्ट बनाने में क्या हर्ज है? इस वक्त 15 या 16 जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। पाक इतना बड़ा अहम केस हो चुका है कि जो फौजी अदालतों का या अस्करी अदालतों का जो हो रहा है, ये तो आइन की 22वीं तरमीम में एक फैसला दे दिया गया था टाइम भी, जब पेशावर का वाकया हुआ था, तो फौजी अदालतें बंद गई थी। कमर दिलशाद सब बहुत सी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जिन पर सवालात उठते हैं। अब उन सवालों का जवाब भी डेफिनेटली ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद पूरा फुल कोर्ट मुकर्रर करें। फुल कोर्ट का जो फैसला होगा वो स्टेट्स का होगा। सही। तो माजरत के साथ कमर दिलशाद साहब, मेरे पास वक्त जो है वो इंतहाई कलील है। मैं यहाँ पर जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। सियासी सूरत हाल है उस हवाले से तो यकीनन बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी ढूंढना बाकी है, और आने वाले दिन इस हवाले से मज़ीद जो है वो इम्पॉर्टेंट होने के लिए जा रहे हैं। देखना ही है कि जो दुबई में फैसले हुए उनका आउटकम क्या होता है और क्या इलेक्शन वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। क्या मुश्किलात मज़ीद आने वाली है खुसूसन अवाम के लिए, इस बारे में बात करेंगे हम। डॉक्टर खाकान नजीब साहब जो कि साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। IMF के साथ मुआहदा हो गया है $3 अरब का। 9 माह का ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो कि तय पाया है, और इसमें जो है वो बहुत सी शराइत ऐसी हैं जो कि अब मज़ीद पूरी करने के लिए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत। और इसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो तो इसको ख़ासा जो है वो खुशगवार हवा का झोंका करार दे रही है कि ये बेहतर है, इससे जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो टल गया है। लेकिन आवाम के लिए क्या है? क्या महंगाई कम होगी? क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? इसी बारे में बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा, ये $3 अरब का मुआहदा क्या अफेक्ट करेगा पाकिस्तान की मईशत पर, और जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मईशत को इससे कुछ इस्तेहकाम मिलेगा, किस हद तक सदाकत है इसमें? ज़ीशान, गुड टू सी यू एंड गुज़िश्ता ईद मुबारक टू एवरीवन। थैंक यू सर। ज़ीशान देखिए, एक तो ये कि मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ, और अगर आप मेरा कोई भी इंटरव्यू देखें तो मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। जहाँ पे खड़े हुए हैं आज ही देख लीजिए, $4 अरब के रिजर्व्स हैं। ये भी अगर चाइना ने बैकस्टॉप ना किया होता, चाइना ने पिछले रीप्रोफाइल ना किए होते, चाइना ने पिछली फाइनेंस ना किए होते में, आज शायद बहुत ही अनकंफर्टेबल लेवल पे खड़े होते। नॉट कि $4 अरब कंफर्टेबल रकम है। आने वाले 6 माह में, आने वाले 12 माह में रकूम देनी है, $23 अरब अरेंज करने हैं, रीप्रोफाइलिंग भी है, $10 अरब उसमें से नए हैं। आप खुद देख लीजिए कि आपके पास क्या चाह रहा था। आपने नवंबर से आज तक जो डिले देखा है, मेरा तो ख्याल है कि वो भी पाकिस्तान के लिए अटेनेबल नहीं था। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कंसिस्टेंटली गिरे, आपको अपनी इंपोर्ट्स पे कदगन लगाना पड़ी, दैट इज़ वाई बिजनेस कम्युनिटी को डिफ़िकल्टी हुई। कुछ इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह ये है क्योंकि आपका जो रुपए की कदर है उसमें जो वीकनेस आपने देखी है वो इस वजह से है कि ऑब्वियसली रुपया के एवज आपको डॉलर अवेलेबल नहीं है, आपको सप्लाई शॉर्टफॉल्स हैं। और कोविड से निकले तो आप ऑब्वियसली एक बहुत ही मुश्किल फ्लड्स में फंस गए। उस फ्लड्स का ये इम्पैक्ट था कि सप्लाई शॉर्टफॉल्स ऑलरेडी कम थी। सो ऑल इन ऑल आपका डिफॉल्ट रिस्क इस सब चीज ने बहुत बढ़ा दिया। आपका बॉन्ड जो था वो $1 का बॉन्ड 30-35 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि डिफॉल्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। अब ये है कि 9 माह के लिए अगर प्रोग्राम कंप्लीट होता है, जीशान, पाकिस्तान ने ये 23वां प्रोग्राम लिया है। दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी, राइट? आई मीन आप 23 दफा उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो ICU का डॉक्टर है। सो यू आर 23rd टाइम इन एन ICU। मतलब हम क्या कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के साथ? और उसमें से 21 प्रोग्राम हमने कंप्लीट भी नहीं किए। पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम कंप्लीट किया और बाकी सब लाइक द लास्ट प्रोग्राम 7th 8th रिव्यू करवाया, आखिरी रिव्यूज ना करा पाए, प्रोग्राम शॉर्ट ऑफ $2.6 बिलियन खत्म हो गया। अब डिफॉल्ट का रिस्क 9 महीने अगर प्रोग्राम चलता है, अगर बाकी इनफ्लोज आते हैं, अगर हम अपना हाउस इन ऑर्डर रखते हैं, वो क्या चीजें हैं? बजट जो अहदाफ तय हुए हैं उनके साथ रहिए, जो उनके साथ एडजस्टमेंट्स तय हुई हैं। और इससे आपके सवाल का जवाब है, एडजस्टमेंट जो है वो लोगों पे भारी इसलिए पड़ रही हैं कि हम एडजस्टमेंट्स उन पे डालना नहीं चाहते।
आपने टैक्सेस लगाए, आपने जीएसटी को बढ़ाया, आपने इनकम टैक्स को बढ़ाया, आपने कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया। किसने कहा था कि आप ये चीजें बढ़ाएं? आपको रिटेल पे टैक्स लगाना चाहिए था, आपको प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगाना चाहिए था, आपको ब्रॉड बेस करना चाहिए था। आपने चूंकि ये सारा कुछ नहीं किया, आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज नहीं किया, तो आपको आसान जो चीजें थी, कॉर्पोरेट टैक्सेस, जीएसटी, इंपोर्ट पे रेगुलेटरी ड्यूटी, आपने वही काम किए। अब ये 9 माह गुजर जाएंगे, अगर हम ये काम भी पूरे कर लेते हैं, देन पाकिस्तान को बहुत काम करना है जीशान। अगर आपने अपना डेट हैंडल करना है तो आपको डेट रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है, आपको एक और नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टेट एपरेटस है वो इस काबिल है कि वो प्रोग्राम को भी ठीक तरह चला सके और एक नए प्रोग्राम की तैयारी कर सके। और डॉक्टर साहब, डेफिनेटली हमें इस वक्त जो है वो कुछ सीरियस इकदाम उठाने की ज़रूरत है, कुछ सॉलिड पॉलिसीज़ चाहिए जिसके लिए हम जो है वो काम करने की ज़रूरत है। सर्कुलर डेट के हवाले से ये जो एग्रीमेंट हुआ उसमें भी बात की गई है कि पाकिस्तान को अपना जो गर्दशी कर्जा है उसको कम करना है। हर हुकूमत में हम ये सुनते हैं कि गर्दशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब हुकूमत जाती है तो फिर वो उससे ज़्यादा बड़े लेवल पर दिखाई देता है। क्या वजह है कि हम आज तक अपना गर्दशी कर्जा जो है वो कम नहीं कर सके? ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात है। जीशान, सबसे जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है ना जो पाकिस्तान को करना है, अगर इस इकॉनमी को चलाना है, मतलब हायर जीडीपी ग्रोथ रेट्स तो चलें बहुत और चीज़ों से आएंगे, पर इकॉनमी को डिप्रेस जो कर रहा है वो एनर्जी सेक्टर कर रहा है। और आपने सही पॉइंट किया, आईएमएफ ने अपने हमें रिव्यू भेजा उसमें लिखा है नेथन पोर्टर ने कि पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसकी जो लिक्विडिटी की पोजीशन है वो कंफर्टेबल नहीं है। ये सर्कुलर डेट ही है उनका कहना, उन्होंने उसको ज़रा पोलाइट टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया। अब ज़रा ज़ीशान हम जायज़ा लेते हैं, जब जनरल मुशर्रफ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो 100 अरब रुपए का था सर्कुलर डेट। जब पीपीपी की हुकूमत ख़त्म हुई तो 450-500 अरब पे चला गया। जब ख़त्म हुई पीएमएलएन की हुकूमत तो 1100 अरब था, और जब ख़त्म हुई पीटीआई की हुकूमत तो 2300, 2350 या 2400 अरब था। आज मेरा ख्याल है इससे भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये लम्हा फिक्रिया है? क्या ये सब हुकूमतें ये चाहती थी कि हम एनर्जी सर्कुलर डेट which is simply the payables of the power sector, it is nothing else, and payables of the power sector by the government of Pakistan, because वो सारा जो डेट है इसको मैं quasi fiscal डेट कहता हूँ, ये आपने किया। क्या कोई हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल, बट किसी हुकूमत ने ये कलीदी फैसला नहीं किया कि टेलीकॉम सेक्टर की तरह इस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करें और प्राइवेटाइज करने के अलावा इसको डीरेगुलेट करें और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट लाएं, इसकी पॉलिसीज ठीक करें, इसका रेगुलेशन ठीक करें। ये तीनों चीज़ें हम नहीं कर पाए और यहाँ पे खड़े हैं, और ये मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में भी ठीक होगा। इस वक्त मुल्क में बोथ गैस की भी कमी है और ऑफ कोर्स लोड शेडिंग भी चल रही है। यू हैव टू रियली थिंक दिस थ्रू। ठीक डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास कम है, सिर्फ आखिर में ये जानना चाहूँगा कि अवाम के लिए क्या है, चूँकि अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, कुछ रिलीफ की उम्मीद है, चूँकि अब इलेक्शंस की तरफ भी जाना है, तो मौजूदा गवर्नमेंट क्या इस सिलसिले में कुछ इकदाम उठा सकती है? इस प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए क्या अवाम को कुछ रिलीफ मिल पाएगा? सो जीशान, द गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन इज़ कि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता ना तो हालात ये होते कि हम पेट्रोल ले भी ना पाते और शायद उसकी कीमत कई गुना चली जाती, दूध की कीमत, फूड अशिया की कीमत। सो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से थोड़ी कीमतें बढ़नी हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी और गैस का राइज मेरा ख्याल है ड्यू है, बट ये कहते हुए इन्फ्लेशन जिस सतह पे है, ये 30% पे है इस वक्त, अभी यही कंटिन्यू करेंगी ये जो 1-2 महीने हैं। उसके बाद थोड़ी सी रिलीफ आपको दिखाई देगी, जैसे ही रुपए की कदर जो मैं समझता हूँ बेहतर हो जाएगी थोड़ी सी, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन टूटेगी। पर अवाम को ये कहता हूँ कि अपना थोड़ा सा तर्ज ज़िंदगी जो है उसको बहुत कम करके चलाएं, शॉपिंग कम करें, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करें और अपनी इनकम बढ़ाएं। अभी आने वाले 6 से 8 माह आर नॉट गोइंग टू गेट ईजियर। अगर कोई ये कह भी रहा है तो वो ठीक बात नहीं होगी। उसके बाद अपने जो जिसके लिए भी वोट डालें उनसे ये पूछें कि आके करना क्या है, और जो कलीदी बात एनर्जी को, एग्रीकल्चर को किस तरह ठीक करना है। आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल।
वे फॉरवर्ड यही होगा कि हमें अपने अखराजात कंट्रोल करने हैं और आई थिंक सेम गोज़ फॉर द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से सिर हासिल गुफ्तगू उन्होंने की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।